जय हिंद। क्लास 12 मैथ्स में हम लोग अभी एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन को पढ़ रहे हैं और इसके पहले एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन के कुछ प्रॉब्लम को बना चुके हैं और इसके बाद भी हम लोग इस वीडियो में और भी कुछ प्रॉब्लम को बनाने जा रहे हैं। तो जो भी प्रॉब्लम हम लोग इसमें बनाने जा रहे हैं यह आपके RS अग्रवाल बुक का यह छठा चैप्टर आप निकाल के देख लीजिए, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन। और इस छठे चैप्टर में जो एक्सरसाइज है आपका 6, उसके प्रॉब्लम को आप लोग देख सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर 12 से लेकर 25 तक, जो कि आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। इसके ठीक पहले वाले वीडियो में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 11 तक बताया गया था और एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन का बेसिक भी आप लोगों को समझाया गया था। अगर आप इसको NCERT बुक में देखते हैं तो NCERT बुक का 8वां चैप्टर आप उल्टा के देखिए, जो कि आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स है। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में ही हम लोग इस तरह का प्रॉब्लम बनाते हैं। जैसा कि आप लोग इमेज में देख सकते हैं, यह क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर आपको 23 तक दिखाया गया है। उसके बाद यह क्वेश्चन नंबर 24 और 25 है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो जितने भी प्रॉब्लम इसमें बच जाते हैं सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नोटबुक पर देखेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आगे की पढ़ाई को। क्वेश्चन नंबर आपका 17 में कहा गया कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बिटवीन द सर्कल्स x² + y² = 1 एंड x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y² = 1 होता है। आपको याद होगा क्लास 11 में सर्कल चैप्टर पढ़े थे, तो सर्कल चैप्टर का जो में हम लोग जाने थे कि सर्कल का जनरल इक्वेशन क्या होता है। तो जनरल इक्वेशन में यह भी एक शामिल था, आपका x - h का होल स्क्वायर, y - k का होल स्क्वायर और यह r²। तो इस इक्वेशन को देख के हमको क्या क्या मिलता है, इससे h और k जो है इसका हमको सेंटर मिल जाता है। क्या मिल जाता है? सेंटर मिल जाता है। और यह r जो है आपका क्या मिल जाता है? रेडियस मिल जाता है। इसी तरह से यह जो पहला इक्वेशन है आपका, पहला इक्वेशन x² + y² = 1, x - 0 का स्क्वायर, इसको समझ सकते हैं y - 0 का स्क्वायर = 1 का स्क्वायर, यानी कि इससे आपको सेंटर मिल गया 0 0 और इसका जो रेडियस हो गया आपका 1 यूनिट हो गया, 1 यूनिट का रेडियस हो गया। अब दूसरा इक्वेशन जो आपका दिया गया है, इसको x - 1 का स्क्वायर प्लस y - 0 का स्क्वायर = 1 का स्क्वायर समझ सकते हैं। और इससे जो है हमारा सेंटर हो गया 1 0 हो गया और इसका जो रेडियस हो गया, इसका रेडियस 1 हो गया। अब इसका ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं। एक कोऑर्डिनेट एक्सिस लेते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस में एक सेंटर 0 0 लेके एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो ये सेंटर 0 0 लेकर हमने क्या किया, एक यूनिट रेडियस वाला एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब फिर ये यूनिट रेडियस यानी कि यहाँ पर ये जो पॉइंट है आपका, ये इसका रेडियस 1 यूनिट है और इस पॉइंट को अगर देखा जाए तो यह आपका 1 0 हो गया। अब दूसरा सर्कल जो है इसका सेंटर 1 0 पे है। कहाँ है भैया? 1 0 पे है। 1 0 को सेंटर मानते हुए एक और सर्कल आप खींचिए जिसका रेडियस 1 है। तो स्वाभाविक है यह जो सर्कल आपका ड्रॉ होगा, यह सर्कल यूनिट रेडियस वाला इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा। यह जो आपका इसके लिए इक्वेशन हो गया x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y² = 1 का स्क्वायर और इसका इक्वेशन x² y² = 1 हो गया। इस दोनों का कॉमन रीजन देखिए, इस दोनों का कॉमन रीजन आपका यही ना है कि नहीं? यही है। और इसमें देख रहे हैं क्या कि x एक्सिस से एभव भी एग्जिस्ट कर रहा है, x एक्सिस से बिलो भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो x एक्सिस के एभव और बिलो दोनों साइड जो है यह एरिया सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक कहने का मतलब हुआ कि ये एरिया और ये एरिया दोनों सेम है। अब इस ऊपर वाले एरिया को निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह पूरा एरिया हमारा निकल जाएगा कि नहीं? अब यहाँ पर देखिए
कि यहाँ 0 से लेकर 1 के बीच इसका एरिया एग्जिस्ट कर रहा है, ऊपर पे सोचते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि एक यह जो आपका दूसरा सर्कल है, दूसरा सर्कल का रीजन यहाँ से यहाँ तक बनता है। इसके बाद इधर का एरिया लेने के लिए यह जो आपका पहला सर्कल है, पहला सर्कल एक बाउंड्री के रूप में है। तो दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट हम लोग पहले निकालेंगे कि आखिर यह किस जगह कटता है। तो क्लास 10 में भी आप लोग पढ़े होंगे कि ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन का ग्राफिकल सॉल्यूशन, दोनों का ग्राफ बना देते थे और उसको सॉल्व करते थे, एक्स और वाई का वैल्यू निकालते थे और जहां कटता था वही सॉल्यूशन होता था। वही चीज़ यहाँ भी है, इसको और इसको आप सॉल्व कर दीजिए और आपको मिल जाएगा, यह कटिंग पॉइंट मिल जाएगा। तो चलिए इसको पहले सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या है, ये इक्वेशन है x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है, और वाई स्क्वायर का वैल्यू हम देखिए यहाँ से ले सकते हैं 1 माइनस एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर और वाई स्क्वायर का वैल्यू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया। अब x माइनस 1 का होल स्क्वायर को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और प्लस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। ये एक्स स्क्वायर बर्बाद हो गया। अब यहाँ पर देखिए माइनस 2x इक्वल टू क्या बच गया, ये वो 2 हो जाएगा, 2 उधर जाएगा तो माइनस 1 बच जाएगा। तो इस तरह से x का वैल्यू आपका क्या निकल गया, 1/2 निकल गया। क्या निकल गया आपका, 1/2 निकल गया। अब यह 1/2 आपका यह पॉइंट हो गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1/2 हो गई। और यह ऊंचाई अगर हमको निकालना है तो इस ऊंचाई को निकालने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, किसी इक्वेशन को लेंगे, वाई स्क्वायर हमारा है इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर यानी कि 1/4 हो गया, और यह आपका 3/4 हो गया। यह वाई का जो वैल्यू हो गया आपका √3/4, जिसको हम लोग √3/2 लिख सकते हैं। तो ये x और y पॉइंट आपका क्या मिल गया, 1/2 और √3/2 मिल गया। ये पॉइंट आपका मिल गया 1/2 और √3/2, और यह पॉइंट जो मिल गया 1/2 माइनस √3/2 मिल गया, ये पॉइंट आपका। और चूंकि यहाँ देखिए, यहाँ हम थोड़ा सा छोड़े हुए हैं, चूंकि इसका स्क्वायरिंग जब हटेगा तो प्लस और माइनस दोनों आएगा, तो प्लस ये वाला वैल्यू प्लस के लिए और यहाँ ये वैल्यू आपका माइनस के लिए। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमको दोनों मिल गया। अब जब इसका एरिया हमको निकालना है तो इसी से हम लोग इसका एरिया, ऊपर का एरिया निकालेंगे। तो इसके लिए चलिए इसको साफ कर लेते हैं। तो इसके एरिया में हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि यह जो फंक्शन है आपका यहाँ 0 से लेकर यहाँ तक एग्जिस्ट कर रहा है, जो 0 से लेकर हाफ तक है, तो 0 से लेकर हाफ तक जो है हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देते हैं और इसको इन टर्म्स ऑफ x में हमको एक्सप्रेस कर देना है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं, है कि नहीं, वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब y का स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट आ जाएगा, तो इसको हमको इंटीग्रेट कर देना है। अब इसमें देखिए वाई स्क्वायर निकालना है तो एक्स स्क्वायर को राइट साइड ले गए तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, और वाई सिर्फ निकालना है तो स्क्वायर रूट लगा दिए। तो इस तरह से हमको अब इसी को इंटीग्रेट करके हम लोग आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहला नंबर हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस एरिया को हम लोग 2 × I1 मान लेते हैं और 2 × I2 मान लेते हैं, और यहाँ पर I1 का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। यह इंटीग्रेशन 0 से हाफ तक है, और यह 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर dx है। यहाँ पर अगर आप चाहें तो x माइनस 1 को आप t मानकर dx इक्वल टू dt लिख सकते हैं। तो यह जो है x माइनस 1 जो है आपका t के रूप में आप देख सकते हैं, √1 माइनस t का स्क्वायर इंटीग्रेशन और dt हो जाएगा। तो इसको जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो स्पेशल इंटीग्रल्स इसमें लगाते हैं। इसके लिए हमारा फॉर्मूला ही है, क्या है फॉर्मूला भाई, यह आपका x/2 लिखते हैं,
यानी यहाँ t/2 आएगा, t के बदले में आपका x माइनस 1/2 आ जाएगा। रूट के अंदर यही चीज़ आ जाएगा, 1 माइनस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर लिखते हैं a²/2, तो a के जगह पे 1 है तो 1/2 हो जाएगा, 1²/2 हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है आपका आता है साइन इनवर्स x/a, यानी t/a, अगर t इसको माने हुए हैं तो, और t के जगह पर आपका x माइनस 1/1, तो ये आपका इंटीग्रल इसका हो गया। और यह इसका लिमिटिंग वैल्यू 0 से लेकर हाफ तक है। और इसमें जो है आप इस छोटे मोटे चीज़ को छोटे मोटे इंटीग्रल में अगर इस तरह का हो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लिए हैं तो एक भी प्रॉब्लम नहीं छोड़े हैं तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर हाफ हम लोग रखते हैं, तो हाफ माइनस 1, तो माइनस हाफ बाय 2 है। और यह रूट के अंदर 1 माइनस हाफ माइनस 1 करेंगे तो 1/2 आएगा, 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। अब प्लस 1/2 लिखेंगे। अब फिर उसके बाद साइन इनवर्स 1 माइनस x माइनस 1 है, यानी हाफ माइनस 1 हो जाएगा। तो हाफ माइनस 1 जो होता है आपका तो माइनस हाफ होता है, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा माइनस हाफ मिल जाएगा। अब ये कहानी तो थी आपका किसके लिए, हाफ के लिए हमने इतना वैल्यू रखा। अब इसके बाद जो है 0 के लिए हम वैल्यू रखते हैं, तो 0 माइनस 1/2, तो माइनस 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ आप 0 जैसे रखिएगा ना, तो 0 माइनस 1, तो माइनस 1 का स्क्वायर आएगा। अब माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 में 1 माइनस हो गया तो ये बन गया 0। अब इधर कुछ भी रहे तो 0 ये बन गया तो इस सबको 0 कर देगा, सबको लपेट के ख़त्म कर देगा। इसके बाद 0 का वैल्यू यहाँ जब रखेंगे हम लोग तो ये आपका हाफ देता है। और यहाँ साइन इनवर्स 0 यहाँ रखते हैं तो 0 माइनस 1/1, तो यानी कि -1 आपको यह मिलता है। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 1 माइनस √1/4 जो हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। और यहाँ -1/4 है आपका, तो इसको सॉल्व करके देखिए तो यह आपका -√3/8 हो जाएगा। भैया इसको तो सॉल्व कर ही सकते हैं। अब माइनस हाफ है, साइन इनवर्स माइनस हाफ है, तो हाफ जो वैल्यू होता है साइन π/6 का वैल्यू हमारा हाफ होता है। इसलिए हम इसको जो है -π/6 हमारा वैल्यू यहाँ पर रखने से यह साइन इनवर्स और साइन एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। इसको इस तरह से समझ सकते हैं, यह साइन इनवर्स साइन -π/6 रखिएगा तो यह वैल्यू आपका हाफ आ जाएगा, साइन साइन कैंसिल होके तो -π/6 आपको मिलता है। तो लिखिए इसको -π/6 इंटू हाफ, तो -π/12 आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर चलते हैं, तो यह जो है आपका π/2, साइन π/2 का वैल्यू 1 होता है, लेकिन -1 है तो साइन -π/2, तो -π/2 इंटू हाफ, तो यह आपको क्या दे दिया -π/4। अब माइनस के पहले फिर आपका माइनस है तो यह +π/4 हो गया। तो ये आपका निकल गया, कौन चीज़ निकल गया, I1 निकल गया। अब आपको यह I2 को निकालना है, तो I2 जो है हमारा इंटीग्रेशन हाफ से लेकर 1 तक है, √1 माइनस x² dx है। तो यह तो अब डायरेक्ट फॉर्मूला पर ही बिठा सकते हैं आप लोग। इसको लिखेंगे x/2 √1 माइनस x का स्क्वायर प्लस a²/2, तो a के जगह पे 1 है तो 1/2, और यह साइन इनवर्स x/1, और यही चीज आ जाएगा। इसमें नीचे हाफ रखना है, ऊपर 1 रखना है। तो जैसे यहाँ 1 रखते हैं तो ये तो बर्बाद होके 0 हो जाता है, और यहाँ 1 रखते हैं तो π/2 मिलता है, यानी 1/2 π/2 आपको मिलता है। ये कहानी खत्म हो गई 1 की। अब इसके बाद हाफ की कहानी शुरू करते हैं यहाँ पर। तो हाफ x के जगह पे रखेंगे तो 1/4 हो जाएगा, और यहाँ हाफ का स्क्वायर रखेंगे तो 1/4 आएगा। 1 माइनस 1/4 जो है √3/2 लिख सकते हैं। अब फिर इसके बाद प्लस लिखेंगे 1/2, यहाँ x के जगह पर अगर हाफ रखते हैं तो साइन यह 60 का मान होता है, 30 का मान होता है, और साइन 30 कहने का मतलब साइन π/6। तो इस तरह से हमको यहाँ π/6
6 मिल जाता है। अब इसको एक लाइन और लिख लेते हैं, यह π/4 हो गया आपका, -√3/8 हो गया यह आपका, और यह आपका -π/12 हो गया। ये आपका मिल गया आपका I2। यहाँ पर एरिया हम लोग जान रहे हैं कि 2I1 + 2I2 है हमारा। तो 2 × I1 का जो वैल्यू निकला है यही निकला है, -√3/8, इसको रख दीजिए, -√3/8 -π/12, और यह आपका π/4 निकला हुआ है। अब फिर 2 × I1 का जो वैल्यू निकला हुआ है π/4 -√3/8 और -π/12 निकला हुआ है। इसी को सॉल्व करना है, तो यह 2 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो -√3/4 देता है, और 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -π/6 मिलेगा, और 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो +π/2 मिलेगा, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो +π/2 मिलेगा, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √3/4 मिलेगा, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -π/6 मिल जाएगा। तो -π/6, अब -π/6 और π/2 + π/2, तो यह तो आपका हो गया -2π/6 हो जाता है। ये पाई का कहानी खत्म। ये दोनों मिलके हो जाता है 2√3/4 हो जाता है। अब यहाँ पर आप कटा दीजिए, तो 3 बार में कटा, तो पाई -π/3 जो होता है यह 2π/3 होता है, तो इसको हम लिख दिए 2π/3, और यहाँ 2 2 जा 4 बार में यह √3/2 मिल गया। तो यही हमारा एरिया हो जाएगा, इसी को हम लोग स्क्वायर यूनिट कह देंगे। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे आप लोग। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को भी देख लेते हैं। ये कहता है कि ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ द रीजन दिस, इस रीजन, ये रीजन आपका दिया गया है, एंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द रीजन यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। तो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन को यूज करके इससे जो एरिया इनक्लोज्ड होता है, जिससे जो इनक्लोज्ड आपका रीजन है उसका आपको एरिया निकालना है। तो यहाँ पर जो लेस देन और इक्वल टू दिया गया है, इसमें भी लेस देन और इक्वल टू दिया गया है। तो फिलहाल आप लोग दिमाग में ये बिठा लीजिए कि इसको y = 3x समझकर और 3x² + 3y² = 16 समझकर हम लोग इसका ग्राफ खींचेंगे, और फिर उसमें देखेंगे कौन सा रीजन कॉमन है, इनक्लोज्ड रीजन कौन सा है, उसी का एरिया निकाल देंगे। हालांकि इसका विस्तार से मीनिंग देखा जाए तो बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं। तो फिलहाल हमको ये सोचना है, इसके बारे में सोचना है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि यह जो आपका इक्वेशन है यह पैराबोला का है, ये आपका सर्कल का है। तो इसमें एक पैराबोला है, ये पैराबोला आपका y² = 3x है। तो यह पैराबोला आपका इस तरह से है, y एक्सिस पर इसका पेंदा सटा हुआ है, वर्टेक्स इसका y एक्सिस के ओरिजिन पर है। इसके बाद यह सर्कल जो है x² + y² = 16/3, यानी कि 4/√3 का स्क्वायर। तो 4/√3 का स्क्वायर का रेडियस का एक सर्कल हम लोगों को इसमें ड्रॉ करना है, जिसका सेंटर जो है ओरिजिन होगा, है ना। अभी तुरंत पढ़े तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये हमने एक सर्कल को ड्रॉ कर दिया। अब इसके बीच का जो रीजन है यही है, और ये भी है आपका, दोनों है, और दोनों जो है आपका साइमेट्री है। तो एक रीजन को हम लोग निकाल लेते हैं, एक का एरिया निकाल लेते हैं, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करके हम लोग आंसर दे सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि ये सर्कल है, तो सर्कल का रेडियस आपका 4√3 है, तो यह 4√3 और 0 पॉइंट हो गया आपका, इसमें तो कहीं कोई डाउट नहीं है। अब हमको ये पता लगाना है कि इसके परपेंडिकुलर यह पॉइंट कितना है, यह 0 है। क्योंकि 0 से लेकर, अगर मान लीजिए कि यह पॉइंट आपका A है, तो 0 से लेकर A तक जो है यह पैराबोला काम कर रहा है, और फिर A से लेकर
4√3 तक जो है यह सर्कल का हमारा कर्व है और इसके नीचे का एरिया हम लोग को निकालना है। अब इस दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट हम लोग को निकाल लेना है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यह जो आपका 3x² है 3y² इक्वल टू 16 है, यहाँ y² के जगह पर हम लोग यहाँ y² के जगह पे 3x रख सकते हैं। तो यह आपका हो गया 3x², 3 इंटू 3x इक्वल टू 16 हो गया, 3x² प्लस 9x माइनस 16 इक्वल टू 0 हो गया। अब इसमें x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू निकालने के लिए हमको लगता है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि इसको हम लोग स्प्लिट करके नहीं निकाल सकते हैं। तो नहीं निकाल सकते हैं तो चलिए क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करते हैं। ये कहता है -b लिखिए प्लस माइनस √b² माइनस 4ac लिखिए, अब बाय 2a लिखिए। तो यही फॉर्मूला होता है। तो -b कहने का मतलब -9 प्लस माइनस √b² यानी कि 9 का स्क्वायर 81 माइनस 4 इंटू 3 इंटू माइनस 16 अब बाय 2a, तो 2 इंटू 3 लिख देंगे। तो यह आपका -9 प्लस माइनस, अब यह आपका 81 माइनस 16 4 तिया 12, 16 गुना 12 12 पंचा 60 बरछा के 72 के 2 7 बचा और 12 7 कितना हो जाता है 19, 192 होता है। तो 192 हो गया। 192 में 81 ऐड कर दिए तो 3 निकला, 8 16 17 273 हो गया। तो ये आपको दोनों को ऐड कर देंगे तो यह आपका 273 हो जाएगा। इसके बाद इसके नीचे जो है आपका 2 इंटू 3 है यानी कि 6 है आप। तो यहाँ पर हम लोग को x मिल जाता है यह। अब क्या करना है, हमको y का निकालना है वैल्यू। तो y का जो वैल्यू होता है यही आपका y² इक्वल टू 3x है। तो चलिए थोड़ा सा फालतू काम भी करते हैं हम लोग। y² इक्वल टू 3x है तो y इक्वल टू √3x हो जाएगा। और x का जो वैल्यू है यहाँ पर जनरली हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू प्लस ही ले लेते हैं, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है और यह जो आपका बाउंडेड रीजन है, बाउंडेड रीजन में x जो है सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन में है, निगेटिव डायरेक्शन में तो है नहीं। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, -9 प्लस √273/6 ले लेंगे, इसको ले लेंगे और माइनस वाले को नेग्लेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पर x का वैल्यू रखेंगे ना भैया, यही x का वैल्यू न रखेंगे तो इस x चूंकि इतना बड़ा है, ऐसा काम करते हैं कि इसको हम लोग a मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं। तो यह आपका √3a निकल गया, यह y निकल गया a, √3a। अब देखिए कि इस पॉइंट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस पॉइंट को लिख सकते हैं a और √3a लिख सकते हैं। क्लियर है। और जहां a का जो वैल्यू है, ध्यान रखिएगा, जहां a का जो वैल्यू है आपका यही इतना बड़ा वैल्यू है। अब इसको उठा के a पे रखिए और फिर इसको उठा के रूट के अंदर में घुसा दीजिए तो बहुत इनकन्वीनियंट हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाती है ना। तो अब हम लोग चलते हैं कि ये हमको पॉइंट मिल गया। अब इसका एरिया अगर निकालना है, क्योंकि इस सर्कल का रेडियस जो है, जिसका रेडियस 4/√3 है, तो इसको हम 4/√3 तक जो है इंटीग्रेट करेंगे। अब यहाँ सर्कल के इक्वेशन से हम y का वैल्यू निकाल लेंगे। तो सर्कल का इक्वेशन हमारा ये है, इससे y का वैल्यू जब निकालते हैं तो यहाँ 3y² इक्वल टू 16 माइनस 3x का स्क्वायर होता है और यह y² इक्वल टू 16 माइनस 3x का स्क्वायर, यह बाय 3 है। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट आ जाएगा, तो √16 माइनस 3x² तो लिखेंगे ही और यहाँ पर जो है आपका √3 आ जाएगा। इसको भी इस तरह से आप लोग लिख लेंगे। अब देखा जाए कि हम देख रहे हैं कि 2√3 को बाहर कर सकते हैं और इसके इंटीग्रल को I2 मान लिए और यहाँ जो इंटीग्रल दिया गया है इसको 2 इंटू I1 मान लेते हैं।
अब I1 और I2 को अलग अलग हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं। तो जैसा देखिए, आप लोगों के समय बचाने के लिए हमने इंटीग्रेट कर दिया है यहाँ पर। तो I1 जो है हमारा यह 2√3 है 0 से लेकर a तक। अब √x का इंटीग्रेशन जो होता है x पर पावर 3/2, अब बाय 3/2 आता है, तो यह 3/2 उठ के जो है यहाँ पर चले आएगा और इसका लिमिटिंग वैल्यू 0 से लेकर a तक हो जाता है। अब इसमें यह वैल्यू रख देते हैं तो आपको ये मिल जाता है। I का वैल्यू आप लोग बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद I2 का वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम इसको देखते हैं। I2 का लिमिटिंग वैल्यू a से लेकर 4/√3 तक है। 16 माइनस √3x का होल स्क्वायर dx है आपका। अब यहाँ √3x को t मान लिए। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो √3 dx इक्वल टू dt हो जाएगा। और x का जो वैल्यू जब 4/√3 हो, अब लिमिटिंग वैल्यू भी हम लोग को चेंज करना पड़ेगा, तो 4/√3 हो, तो 4/√3 यहाँ जब रख देते हैं x के जगह पर, t का वैल्यू हमारा 4 आता है, और जब x का वैल्यू a हो तो t का वैल्यू √3a आता है। अब इस इंटीग्रल को हम लोग दूसरे वेरिएबल t में कन्वर्ट कर दिए। जहाँ dx था वहाँ dt/3 लिख सकते हैं, और जहाँ पर आपका a था तो वहाँ √3a लिखिए, और जहाँ 4/√3 है तो उसको 4 तक। अब इसके इंटीग्रल को हम लोग बड़ी यह स्पेशल इंटीग्रल हो गया। स्पेशल इंटीग्रल क्या होता है इसके बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। तो ये फॉर्मूला के आधार पर हम लोग लिख दिए। अब यहाँ पर सबसे पहला काम क्या करना है, आपको 4 रखना है। तो 4 जब यहाँ रखेंगे तो 4 का स्क्वायर तो यह आपका 0 हो जाएगा, और इस t के जगह पे 4 रख दिए। फिर उसके बाद √3a जो है हमने t के जगह पे रखा। अब फिर यहाँ t के जगह पर √3a का स्क्वायर रख दिए। अब फिर इसमें जो है t के जगह पर √3a रख देते हैं। तो इस तरह से हमको एक्सप्रेशन प्राप्त हो जाता है, और ये वैल्यू जो है आपका 0 हो जाता है। यहाँ से आपको मिलता है 8 मिलता है, और साइन इनवर्स 1 है तो जिसको π/2 लिख सकते हैं आप। इसके पहले 1/√3 है, और यहाँ पर माइनस में आप देखिए √3/2, 16 माइनस 3a का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर/2 है तो जो होगा आपका 8, साइन इनवर्स √3a/4 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग और भी सॉल्व कर लेते हैं। अब सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यह आपका I2 का वैल्यू निकल गया, और यह आपका I1 का वैल्यू निकला हुआ है। I1 का वैल्यू और I2 का वैल्यू जो है हम लोग को रख देना है। तो 2 × I1 है, तो यह 2 × I1 हो जाएगा। अब फिर I2 के पहले जो है 2/√3 है, तो यह 2/√3 तो आएगा ही, और I2 के साथ जो है 1/√3 भी आया हुआ है, तो 1/√3 भी हम ले लेंगे। अब फिर इसको आप लिख देंगे। अब इसको लिखने के बाद फाइनली देखिए हम लोग इसको किस तरह से लिख सकते हैं। थोड़ा सा बोर्ड को खाली कर लेते हैं। तो इसको हम लिखेंगे, पहला जो है 8/√3 a पर पावर 3/2 हो जाएगा। यह 8/√3 है ना, यह 8/√3 और यह आपका a पर पावर 3/2 मिलता है, a पर पावर 3/2 मिलता है। यहाँ पर देखिए 2 और √3 × √3 को हम लोग लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं। तो 2/3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आपका हो जाएगा 8π/3। 2/3 से इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो -2/3 × √3/2a √16 - 3a का स्क्वायर हो गया। अब फिर यह 8 है, इसको भी 2/3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2/3 × 8 और यह साइन इनवर्स √3a/ आपका 4 हो जाता है। अब इसको फाइनल लिखते हैं हम लोग 8/√3 a पर पावर 3/2 प्लस 8π/3, यहाँ पर 2 आपका कैंसिल हो गया। इसके बाद आपका बच जाता है, यहाँ पर आपका बच जाता है
1a लिखिए और यहाँ पर हालांकि आपका √3 बचता है, √3 को आप अंदर भी डाल सकते हैं। तो √3 को अंदर डाल दिए तो 16/3 हो गया और 3a² हो गया यह, क्योंकि √3 एक इसको 3 को हम √3 × √3 लिख सकते हैं, √3 एक कट जाएगा आपका। अब इसके बाद यहाँ चलते हैं, यहाँ पर 16/3 हो जाएगा और यह साइन इनवर्स √3a आपका 4 आ जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग 8/√3 a पर पावर 3/2 प्लस 8π/3 माइनस a × 16/3 a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर माइनस 16/3 साइन इनवर्स √3a/4 लिख सकते हैं। और जहां आपका a जो है वेयर a इक्वल टू यह आपका वैल्यू -9 प्लस √273/6 लिख सकते हैं। यही आपका आंसर हो जाए। तो अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को समझते हैं। इसमें दिया गया है यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, द इक्वेशन ऑफ हुज साइड्स AB, BC एंड AC आर गिवन बाय दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली। तो इसमें क्या है कि एक ट्रायंगल है और ABC आपका ट्रायंगल दिया गया है, जिसमें यह AB क्या है आपका स्ट्रेट लाइन है, BC भी क्या है एक स्ट्रेट लाइन है और AC भी क्या है एक स्ट्रेट लाइन है। इसमें क्या कहा गया कि आपको इसका इक्वेशन दिया गया है, यह y = 4x + 5 और यह आपका BC जो है x + y = 5। इसके बाद AC जो है 4y = x + 5, ये इक्वेशन दिया गया है। अब आप याद कीजिए क्लास 10 में आप लोग पढ़ते थे कि दो लीनियर इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट हम लोगों को मिल जाता है। तो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को अगर सॉल्व कर देंगे तो हमको B का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। उसी तरह से ये इक्वेशन आपका AB का जो इक्वेशन है लाइन का इक्वेशन और यह AC का जो लाइन का इक्वेशन है यहाँ आप देख रहे हैं, इस दोनों को अगर सॉल्व कर देते हैं तो आपका ये पॉइंट मिल जाता है। अब C पॉइंट निकालने के लिए आपको इसको और इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसमें x y का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो आइए अब हम लोग देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि सॉल्यूशन में इक्वेशन ऑफ AB जो दिया गया है उसको हमने लिखा, इक्वेशन ऑफ BC का जो इक्वेशन दिया गया है उसको हमने लिख लिया और उसके बाद AC का जो इक्वेशन दिया गया है उसको भी हमने यहाँ पर लिख लिया। AC को थोड़ा सा हम मैनेज कर लिए, क्या कि x को पहले लिख दिए 4y को बाद में लिख दिए = 5 हो गया। अब क्या करते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 और 2 को लेते हैं। तो 1 2 को अगर सॉल्व करते हैं हम लोग तो इसमें पॉइंट B हमको मिल जाएगा, B है इस दोनों के लिए कॉमन। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, ये सब सॉल्यूशन प्रोसेस तो आप लोग क्लास 10 में ही पढ़े हुए हैं ऑलरेडी। दोनों इक्वेशन को लिखेंगे, जो वेरिएबल और वेरिएबल का कोफिशिएंट को बराबर करेंगे और उसके बाद इसको कटा देते हैं, माइनस कर देते हैं। ये आपका -x = 0, तो x का वैल्यू 0 मिलता है। अब हमारा इक्वेशन नंबर 2 जो है x + y = 5 है, इसमें x के जगह पर 0 रख दिए, x + y = 5 है, x के जगह पे यह 0 रख दिए तो y का वैल्यू हमारा 5 निकल गया। इस तरह से पॉइंट B जो है आपका मिल गया 0 5 मिल गया। उसके बाद यह आपका इक्वेशन नंबर 2 और 3 को अगर सॉल्व करते हैं तो इस दोनों का कॉमन पॉइंट जो है, इस दोनों में देखिए कॉमन पॉइंट C है। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको C मिल जाएगा 3 2 मिल जाएगा। अब ये सब छोटे छोटे प्रॉब्लम तो आप लोग सॉल्व कर ही सकते हैं, यहाँ देख के भी समझ सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं 1 और 3 को जब सॉल्व करेंगे तो यह आपका इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 3 है। अब दूसरे इक्वेशन को हम 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो यह आपका हो गया 4x, 4 4 = 16y,
5 4 जा 20 हो गया। अब इसके बाद साइन चेंज करते हैं डिफरेंस निकालने के लिए। ये प्लस साइन है तो माइनस, ये आपका प्लस साइन है तो यहाँ माइनस हो जाता है। इस दोनों को ऐड करेंगे तो -15y इक्वल टू -15 होगा, जिससे y का वैल्यू 1 निकलेगा। अब y का वैल्यू जब 1 निकल गया, आप इस दोनों में से किसी इक्वेशन में रख दीजिए y का वैल्यू, तो x का वैल्यू आपको मिल जाएगा -1 मिल जाएगा। इस तरह से a पॉइंट जो है आपका मिल गया -1 1 मिल गया। अब तीनों पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस में लोकेट करते हैं। ये आपका जो पॉइंट है a -1 1 यहाँ पर आता है, देख सकते हैं। एक रफ आइडिया लेकर हम लोग इसका ग्राफ खींचते हैं। और उसके बाद दूसरा आप देख रहे हैं b पॉइंट 0.5 है, तो यह 0.5 यहाँ आ जाता है। c जो है आपका 3.2 है, तो c 3.2 ये आ जाता है। अब इस तीनों को अगर मिला देते हैं तो इस तरह से आपका क्या मिल जाता है, एक ट्रेंगल मिल जाता है। और इस ट्रेंगल का एरिया निकालने का लॉजिक क्या है भैया, कि इस लाइन के जो अंडर में जो भी एरिया पड़ता है और इस लाइन के नीचे जो भी एरिया पड़ता है, इंटीग्रेशन मेथड से निकाल लेंगे। उसके बाद इस लाइन से इस लाइन के नीचे जो भी एरिया आता है, तो इस दोनों के सब में इसको हम लोग माइनस कर देंगे, तो हमारा इस ट्रेंगल का एरिया निकल जाएगा। यानी कि ए बी इक्वेशन के लिए जो हमारा इंटीग्रेशन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4x + 5, ये आपका 4y इक्वल टू, यहाँ से आप लिख सकते हैं y इक्वल टू 4x उधर चला गया तो 4x + 5 आपको मिलता है, जो कि आपका ए बी का इक्वेशन है। ए बी का जो एरिया होगा हमारा, कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, यह -1 से 0 तक, और फिर 0 से लेकर यह आपका 3 तक जाता है। तो -1 से 0 तक इस लाइन ए बी के नीचे जो एरिया है, इसको निकालने के लिए हम इस तरह से लिखेंगे। और फिर बी सी लाइन के नीचे जो एरिया है आपका, जो कि 0 से लेकर 3 तक एग्जिस्ट करता है, तो लिमिटिंग वैल्यू 0 से 3 तक हो जाएगा। और इसके लिए y का जो वैल्यू हो जाएगा 5 - x, या आप -x + 5 भी लिख सकते हैं। अब इससे हम लोग जो है y का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y का वैल्यू जब निकालेंगे तो यह आपका x उधर चला जाएगा, तो यह 4y इक्वल टू 5 + x हो जाएगा, और y का वैल्यू 5 + x बाय आपका 4 आ जाएगा। और इस y के वैल्यू को हम यहाँ रख देते हैं। इसमें 1/4 को बाहर कर दिए, और 5 + x लिखिए या x + 5 लिखिए। इसका लिमिटिंग वैल्यू पूरे -1 से लेकर कहाँ तक जाता है, आपका 3 तक जाता है। अब देखिए बड़ी ध्यानपूर्वक इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। 4x का इंटीग्रेशन 4x² 2, 5x का इंटीग्रेशन सिर्फ 5 का इंटीग्रेशन सिर्फ 5x, और -x का इंटीग्रेशन -x² 2, यह 5x। उम्मीद करते हैं कि ये सब चीज़ में आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी। फिर लिमिटिंग वैल्यू देखिए, हमने हर एक स्टेप में अलग अलग रखकर आप लोगों को बताया है। इस प्रॉब्लम को आप खुद बनाइए। जब आपको कहीं दिक्कत हो जाए, कहीं प्रॉब्लम हो जाए, तब आप इस वीडियो को देखिए, और इसको जो है फाइनली हम लोग सॉल्व करके 15/2² यूनिट आंसर प्राप्त करते हैं। 15/2² यूनिट हमारा यह आंसर हो जाता है। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या कहता है, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन बाउंडेड बिटवीन द लाइन्स x इक्वल टू 2 एंड द पैराबोला y² इक्वल टू 8x। तो ये पैराबोला है। तो पिछले वीडियो में ही हमने बताया था कि पैराबोला का इक्वेशन हम लोग लाइन ड्रॉ किस तरह से करते हैं। अब जैसे देखिए यह y² है और यह पॉजिटिव में है, तो इसका जो वर्टेक्स होगा y एक्सिस पे होगा, और यह लाइन x इक्वल टू 2 है आपका, तो x इक्वल टू 2 लाइन जो हो जाएगा, ये लाइन हो जाएगा आपका x इक्वल टू 2। अब इसके बीच का एरिया आपको निकालना है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आप इसका आंसर देख सकते हैं। यह आपका यही फिगर हो गया, और यह आपका पैराबोला का इक्वेशन हो गया।
पैराबोला का इक्वेशन हमारा ये दिया गया है, तो इससे y का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं और यह लाइन x इक्वल टू 2 है। अब हम देख रहे हैं क्या कि यह पैराबोला जो है सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस है। x एक्सिस के ऊपर का एरिया और x एक्सिस का नीचे का एरिया, दोनों एरिया हमारा सेम है, सिमेट्रिक है तो सेम है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि इस पैराबोला को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं 0 से लेकर 2 तक, है ना, इस पैराबोला के इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं 0 से लेकर 2 तक, यह सिर्फ ऊपर का एरिया हमको देता है। अब यदि हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यह एरिया दुगुना हो जाएगा। कहने का मतलब कि इस एरिया को भी, यह एरिया भी इंक्लूड हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, y dx, और y का जो वैल्यू है √8x dx, और फिर इसको जब हम इंटीग्रेट करते हैं √8 बाहर हो गया, x पे पावर 3/2 और इसमें वैल्यू जब x के जगह पे 2 रख देते हैं और फिर 0 रख देते हैं, यह 3/2 आपका बाहर चला जाता है, तो फाइनली हमको 32/3 मिलता है। तो ये सब प्रॉब्लम जो है आपका बहुत आसान सब प्रॉब्लम है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे बना लेंगे ठीक तरह से। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या कहता है कि यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन। अब याद कीजिए भैया, लाइन का तो इक्वेशन आप लोग बहुत खींच चुके हैं, क्लास 10 में भी खींचे हुए हैं। x का वैल्यू रख के, y का वैल्यू रख के आप जो है लाइन का इक्वेशन ड्रॉ कर सकते हैं, ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। द x एक्सिस एंड द कोऑर्डिनेट्स, तो ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू 3। तो सबसे पहले यह जो आपका लाइन है, यह लाइन का इक्वेशन है ना, ये किस लाइन का इक्वेशन है, ये लाइन का इक्वेशन है, और ये जो लाइन है आपका पैरेलल टू y एक्सिस है। तो यहाँ देख सकते हैं x इक्वल टू -2 है, तो यह -2 से होते हुए एक लाइन जो गया है आपका, यही x इक्वल टू -2 लाइन का इक्वेशन हो गया। इसके बाद x इक्वल टू 3 है, तो यह जो है आपका इस लाइन का इक्वेशन हो गया, x इक्वल टू 3 हो गया। अब इस लाइन का जो है ग्राफ आप लोग ड्रॉ करेंगे तो यह ग्राफ आपको इस तरह से मिलेगा, है ना। इसमें कुछ पॉइंट्स जो हैं किस तरह से ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर समझिए आप। x का वैल्यू एक बार 0 रख दीजिए तो y का वैल्यू 1 मिलेगा। y का वैल्यू अगर 0 रख देते हैं तो x का वैल्यू -1 मिलता है। तो 2 पॉइंट मिला, एक 0 1, तो 0 1 ये पॉइंट हो गया आपका, और फिर -1 0, तो -1 0 जो है आपका ये पॉइंट हो गया, यहाँ जो पेन रखा हुआ है। तो इस दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन खींच दीजिए, तो यही आपका हो गया, इसका इक्वेशन हो गया। अब इसमें एरिया जो निकालना है आपको, ये एरिया निकालना है, x एक्सिस भी आपका इंक्लूड हो रहा है, तो ये एरिया आपको निकालना है। तो इस एरिया में हम क्या देख रहे हैं कि यह तो आपका ये जो -2 से लेकर -1 तक जो है, यह डाउनवार्ड एरिया है, और -1 से लेकर 3 तक जो है अपवार्ड है। तो डाउनवार्ड के कंडीशन में हम लोग क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं, और अपवार्ड के कंडीशन में हम लोग इसके साथ प्लस लेते हैं। तो इसीलिए यहाँ जो हम लोग लिखेंगे y dx लिखेंगे, और इस y का जो वैल्यू है x + 1, इंटीग्रेशन जो है y dx लिखते हैं a से लेकर b तक, प्लस में अपवार्ड के लिए। अगर हमारा डाउनवार्ड रहे तो पहले ही क्लास में हमने बताया था, तो माइनस लिखते हैं इसके लिए। तो चलिए यहाँ डाउनवार्ड है तो इसके लिए माइनस लिख दिया, इसके लिए प्लस लिख दिया। अब यह इंटीग्रेशन तो बड़ी आसान है भैया, ऐसे ऐसे भारी भारी इंटीग्रेशन आप लोग बना चुके हैं पहले, है कि नहीं। ये तो फूस फास आपको लगता होगा, तो फिर भी आप अपने आंसर को मैच कर लीजिएगा कि इस तरह से आपका आंसर जो है 17/2 8.5 स्क्वायर यूनिट आने वाला है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है कि स्केच द रीजन लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कहा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आप लोगों को पता है कि यह जो है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये जो है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, बाउंडेड बाय y इक्वल टू 4x स्क्वायर। तो y इक्वल टू 4x का स्क्वायर है। अब देखिए x स्क्वायर इक्वल टू वाई बाय 4 लिख सकते हैं। तो इस तरह का फॉर्म जो होता है पैराबोला का फॉर्म होता है ना, और यहाँ पर जो है x पर स्क्वायर है, इसीलिए यह जो पैराबोला होगा आपका अपवार्ड पैराबोला हो जाएगा। इसमें कहता है x इक्वल टू 0 है, तो x इक्वल टू 0 जो होता है y एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। x इक्वल टू 0 जो है हमारा y एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, और y इक्वल टू 2 का इक्वेशन आपको ड्रॉ करना है। तो इसका इक्वेशन, इसका इस लाइन तो आप लोग आसानी से ड्रॉ कर ही सकते हैं। यह y इक्वल टू 2 है, तो y एक्सिस में 2 काउंट कीजिए और उसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। तो ये आपका जो है स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आपको मिल गया y इक्वल टू 2 का इक्वेशन। अब फिर y इक्वल टू 4 जो इक्वेशन है, इसका ग्राफ जो है आपका स्ट्रेट लाइन मिलेगा, जो कि यहाँ 1 2 3 और 4 पर एक पैरेलल लाइन खींच दीजिए, x एक्सिस के पैरेलल खींच दीजिए। तो इस तरह के इक्वेशन को खींचने में अगर आपको दिक्कत होती है तो पहले क्लास 11 का स्ट्रेट लाइन आप देख लीजिए और समझ लीजिए। अब इसमें क्या कहता है कि इसके बीच का आपको एरिया निकालना है। तो इसके बीच का एरिया, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यह जो आपका ग्राफ बना है ना तो अपवार्ड है ना तो डाउनवर्ड, बिलो है, बिलो ना एबव द एक्स एक्सिस, बिलो द एक्स एक्सिस, ये है राइट टू वाई एक्सिस, राइट ऑफ वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के राइट में है। तो वाई एक्सिस के राइट में अगर हमको कोई रीजन का एरिया निकालना होता है तो वो प्लस में होता है, और उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं कि इंटीग्रेशन डी वाई, एक्स इंटू डी वाई ए से लेकर बी तक यूज करते हैं, इसको यूज करते हैं। अब इससे क्या है कि यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x का वैल्यू आप देखिए निकाल लिए, हमारा x इक्वल टू रूट वाई बाय 2 निकला हुआ है। तो रूट वाई लिख दिए और 1/2 को बाहर कर दिए। अब इसको जो है भैया इंटीग्रेट कर देंगे। आपको याद होगा कि रूट वाई का जो इंटीग्रेशन होता है, रूट वाई का इंटीग्रेशन y पर पावर हाफ हो गया, तो हाफ प्लस 1 बाय हाफ प्लस 1, यानी कि y पर पावर 3/2, और यह आपका इसका भी सम जो हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, और यह 2 जो है आपका ऊपर चला गया, 3 आपका नीचे आ गया, y पर पावर 3/2। तो इसको याद रखिएगा कि अगर रूट x का इंटीग्रेशन है तो x 2/3 x पे पावर 3/2 लिखेंगे। अगर रूट 2t का इंटीग्रेशन है तो इसको क्या लिखेंगे, 2/3 t पर पावर 3/2 लिखेंगे। लिख दिए, और इसके बाद लिमिटिंग वैल्यू को भी रख दिए, और इसके बाद जो है हम लोग बड़ी आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं। और आपको मैं बता दूं कि जैसे 4 पर पावर 3/2 आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है, 4 पर पावर 3 का स्क्वायर रूट होता है इसका मतलब, यानी कि 4 इंटू 4 इंटू 4, और यह स्क्वायर रूट में आ गया। अब 4 2 बार है तो एक 4 बाहर आ जाएगा, एक 4 अंदर में ही रह जाएगा। अब फिर 4 अंदर रहेगा ही नहीं, तड़प के ये बाहर चला आएगा, इससे बाहर निकलेगा तो 2, तो इसका मतलब यह 8 हो गया। तो याद रखिएगा, अगर 5 पर पावर 3/2 आ जाए तो 5√5 लिखिए, 3 पर पावर 3/2 आ जाए तो इसको 3√3 लिखिए। आगे हम लोग कई जगह यूज करने वाले हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? तो उसी तरह से हमने यहाँ पे लिखा, यह 4√4 हो गया आपका, और इसके बाद तो सॉल्व करके हम लोग प्राप्त कर ही लेते हैं यह आंसर, इतना स्क्वायर यूनिट। अब इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 16, स्केच द रीजन लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये भी कह रहा है कि भैया फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हमको वो रीजन ढूंढना है। बाउंडेड बाय y इक्वल टू 9x स्क्वायर, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 4, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन यूजिंग इंटीग्रेशन।
तो इसको निकालने के लिए जितने भी इक्वेशन दिए गए हैं सबका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब देखिए y इक्वल टू 1 है तो y इक्वल टू 1 का यह ग्राफ हो गया आपका। y इक्वल टू 4 है तो y इक्वल टू 4 का यह आपका ग्राफ हो गया। उसके बाद y इक्वल टू 9x² है तो यह जो है आपका अपवार्ड पैराबोला का इक्वेशन है। और x इक्वल टू 0 कहने का मतलब होता है y एक्सिस। x इक्वल टू 0 कहने का मतलब होता है आपका y एक्सिस। अगर आपको याद हो तो y एक्सिस का इक्वेशन x इक्वल टू 0 और x एक्सिस का इक्वेशन जो होता है वह y इक्वल टू 0 होता है ना। ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखिए यहाँ से हम लोग अगला स्टेप में किए कि x का वैल्यू निकाल लिए y के टर्म में। x का वैल्यू हमारा y के टर्म में निकल गया। अब यहाँ जो इंटीग्रेशन हमको करना है जिस एरिया के लिए, तो यह देख रहे हैं कि 1 से लेकर 4 तक वेरी कर रहा है और यह राइट साइड ऑफ y एक्सिस दिया गया है। राइट साइड जब दिया रहता है तो शुरू के ही क्लास में हमने बताया था कि a से लेकर b तक लिखना है, x dy लिखना है। तो x का जो वैल्यू है हमारा रूट y 1/3 है। अब इसका इंटीग्रेशन जो होता है y पर पावर 3/2 और इसके नीचे जो 3/2 से डिवाइड होता है यह 2/3 आपका यहाँ पे चला आया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं तो सॉल्व करते हैं तो 14/9² यूनिट हमारा आंसर मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 में आपका देखिए दिया गया है स्केच द रीजन कॉमन टू द सर्कल एंड पैराबोला। एक पैराबोला है और एक सर्कल है आपका। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन यूजिंग इंटीग्रेशन। तो आपको पिछले वीडियो में हमने बताया था कि अगर सर्कल है जिसका सेंटर आपका ओरिजिन है तो उसका इक्वेशन जो होता है कुछ इस फॉर्म में होता है आपका। तो वही फॉर्म यहाँ पे है। अब यहाँ पर देखिए कि x² प्लस y इक्वल टू 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 4 जो हो गया इसका रेडियस हो गया। इसका क्या हो गया? रेडियस हो गया। 4 रेडियस वाला एक सर्कल है और इसमें एक आपका पैराबोला है। पैराबोला जो है आपका ये इस तरह से पैराबोला आ जाएगा और इसके बीच जो रीजन कॉमन है इसी का एरिया आपको निकालना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। और देखने से पहले आपको एक याद दिलाना चाहूँगा मैं कि x² इक्वल टू 6y आपका एक पैराबोला का इक्वेशन है और एक आपका सर्किल का इक्वेशन है। तो सर्किल और पैराबोला जो है कहाँ कहाँ कट करती है इस पॉइंट को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इस दोनों को सॉल्व कर देंगे। यानी x² का वैल्यू जो है इसमें रख देते हैं, जैसे 6y प्लस y² इक्वल टू 4 का स्क्वायर। x² का वैल्यू इसमें रख दिए, सॉल्व कर लिए, y का वैल्यू निकाल लिए और इसी से x का वैल्यू निकाल लिए। तो x और y का जो भी वैल्यू निकला ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका दे देगा। वैसे भी आपको याद होगा कि स्ट्रेट लाइन होता था तो दोनों को हम लोग सॉल्व करते थे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम लोग को मिल जाता था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि ये आपका दोनों पैराबोला और सर्किल का इक्वेशन दिया गया है। इस दोनों को हमने सॉल्व किया तो सॉल्व करते हैं तो हम यहाँ पर y का वैल्यू देखिए आपका यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है। 6 को हम स्प्लिट करके 8y माइनस 2y लिखते हैं और इसमें जब हम y कॉमन ले लेते हैं तो y प्लस 8, यहाँ 2 कॉमन लिए तो y प्लस 8 इंटू y माइनस 2 इक्वल टू 0। y का वैल्यू एक -8 मिलता है, y का वैल्यू एक 2 मिलता है। तो y इक्वल टू -8 के लिए आपका देखिए x² जो है इमेजिनरी आ जाता है तो जिसको हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं। और x² इक्वल टू 6 इंटू 2 यानी कि 6 इंटू वाई आपका दिया गया है। 6 इंटू वाई के जगह पे हमने 2 रख दिया तो इस तरह से x का जो वैल्यू हो गया आपका +-2√3 मिल गया। अब देखिए इसका कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा एक 2√3 2 हो जाएगा, एक कोऑर्डिनेट -2√3 2 हो जाएगा। अब इसमें देखा जाए कि ये जो फिगर है आपका सिमेट्रिक है,
इधर का एरिया और इधर का एरिया दोनों सेम है। अगर हम इसका एरिया निकाल लें और उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको पूरा एरिया मिल जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, यह 0 से शुरू होता है और यह 2√3 पर ख़त्म होता है। इसमें जो सर्कल का इक्वेशन है यह आपका ऊपर में है। सर्कल के इक्वेशन को अगर 0 से 2√3 तक इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ तक हमको एरिया मिल जाता है। और उसमें जो है अगर इसको हम इंटीग्रेट करते हैं 0 से 2√3 के बीच और इसको माइनस कर देते हैं तो यह एरिया आपका माइनस हो जाता है। तो कुछ उसी तरह से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर एरिया निकालने के लिए हमने क्या किया कि सर्कल के इक्वेशन को 0 से 2√3 तक इंटीग्रेट किया और जिसमें 2 कर दिए मल्टीप्लाई, यानी कि इस साइड का भी और इस साइड का भी। अब फिर इसके भी बाद साथ 2 मल्टीप्लाई करके y इक्वल टू पैराबोला का इक्वेशन लेते हैं और x के रेस्पेक्ट में इसको हम इंटीग्रेट करते हैं जो 0 से लेकर 2√3 तक है। अब इसका इक्वेशन, इस इक्वेशन से हमको यहाँ पर देखिए सर्कल का इक्वेशन जो है हमारा x² + y² इक्वल टू 16 है। तो y इक्वल टू 16 माइनस x का स्क्वायर, y² हट गया तो √16 माइनस x² आ गया। तो 16 माइनस x² को इंटीग्रेट कर देना है और यहाँ पर x²/6 को हमको इंटीग्रेट कर देना है। यहाँ से y का वैल्यू जो है आपका x²/6 आता है और इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन आप लोगों को याद होगा कि यह स्पेशल इंटीग्रेशन है जो कि x/2 √16 माइनस x² प्लस a²/2 यानी कि यहाँ 16/2 हो जाएगा, साइन इनवर्स x/4 हो जाएगा। अब यह 2√3 जो है इसमें हम वैल्यू रखते हैं तो x के जगह पे 2√3 16। अब देखिए x के जगह पे 2√3 का स्क्वायर 16/2 8 हो गया, साइन इनवर्स 2√3 x के जगह पे 2√3/4। 0 जब इसमें रखेंगे तो यह भी 0 हो जाएगा, यह भी 0 हो जाएगा। तो 0 वाले टर्म को हम छोड़ दिए, नहीं लिखे हैं। अब उसी तरह से यहाँ पर 2√3 जब x के जगह पे रखेंगे तो 2√3 का होल क्यूब, अब बाय क्या हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। 18 यहाँ क्यों हुआ, क्योंकि x² का जो इंटीग्रेशन होता है हमारा x³/3 होता है। अब 3 से 6 को मल्टीप्लाई होगा ही तो जो हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखा जाए 2√3 को हम 12 लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करके इतना प्राप्त करते हैं। और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो 8/3 √3 मिल जाता है। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें और इसमें जो हम 4√3 कॉमन ले लिए तो इससे बचा 1 और इससे बचा आपका 2/3। अब फिर उसके बाद प्लस यह 16π/3 तो बचेगा ही। अब इसको सॉल्व करते हैं तो आपको मिलता है 4√3/3 अब प्लस इतना, अब बाय इक्वल टू इतना। तो ये स्क्वायर यूनिट जो है इसका एरिया हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 आप देख सकते हैं, इसमें क्या दिया गया है, स्केच द रीजन कॉमन टू द सर्कल, वही सर्कल दिया गया है और एक आपका पैराबोला दिया गया है। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन यूजिंग इंटीग्रेशन, यानी कि अभी आप जिस तरह का प्रॉब्लम बनाए उसी तरह का प्रॉब्लम आपको फिर से बनाना है। तो इसका स्केचिंग आप देख लीजिए। यहाँ पर एक विशेषता क्या है कि यह आपका राइट हैंडेड पैराबोला है और यह सर्कल जिसका रेडियस जो है आपका क्या दिया गया है 5 दिया गया है। तो रेडियस इसका 5 है तो ये 0.50 और यह -50। इसके बाद इस दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों को सॉल्व कर देंगे। यहाँ y के जगह पर y² के जगह पे हम लोग 8x को रख सकते हैं। तो इसीलिए x² अब प्लस 8x अब -25 इक्वल टू 0 हो गया। इससे हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे। तो x का जो वैल्यू निकालेंगे ना तो यह आपका आ जाएगा स्क्वायर रूट में आ जाएगा। और यह देखिए -b प्लस माइनस √b² -4ac लिखते हैं, अब बाय 2 लिखते हैं तो x का वैल्यू निकल गया
तो यह आप सॉल्व करके ए को जो है आप इतना प्राप्त करते हैं। तो यह जो आपका वैल्यू निकला, यह पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का एब्सिसा है, एक्स कोऑर्डिनेट है, जिसको हमने ए मान लिया है। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, ये जो दूरी आप देख रहे हैं ना, यही दूरी जो है आपका क्या है, यह ए है। और जिस ए को हम लोग -4 प्लस √41 लिए हुए हैं। अब देखा जाए कि अब इसका कॉमन रीजन हमको निकालना है, तो कॉमन रीजन में इस रीजन में हमारा पैराबोला का इक्वेशन है, और इसके बाद जो है ए तक पैराबोला का इक्वेशन है, ए से लेकर 5 तक जो है आपका यहाँ सर्कल का इक्वेशन है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि 0 से लेकर ए तक इंटीग्रेट करते हैं पैराबोला को, और उसके बाद ए से लेकर 5 तक इंटीग्रेट करते हैं इस सर्कल के इक्वेशन में y का वैल्यू निकाल कर, और इसके पैराबोला का इक्वेशन में y का वैल्यू निकाल कर। अब चूंकि यह भी आपका 2 है, इधर भी है यह, तो इसीलिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, और यह रीजन आपका इधर भी है, तो इसीलिए हम 2 से इसको भी मल्टीप्लाई कर दिए। तो जब 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो अब इसको सॉल्व करना है। इसका इंटीग्रेशन जो होता है x⁴/2, अब बाय 3/2 जो आएगा ना, तो यही चीज़ आपका 2/3 हो जाएगा। √x यहाँ है ही, और यह आपका 0 से लेकर a तक, इसके पहले का 2 बरकरार है, 2 यह बरकरार है, और यह स्पेशल इंटीग्रेशन के हिसाब से इसका इंटीग्रल्स ये होता है। इसको a से लेकर आप 5 तक सेट कर दीजिए, और इसमें सबसे पहले 5 जब रखेंगे, इसमें 5 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर के चलते 25 - 25 ये सिस्टम जो है 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर x के जगह पर आप 5 रख दीजिए, तो 5/5 sin इनवर्स 1, तो sin इनवर्स 1 का जो वैल्यू होता है यह आपका π/2 होता है। अब a के लिए a का वैल्यू इसमें रखेंगे हम लोग बीच में माइनस डाल के, है ना, तो बीच में माइनस डालेंगे, a का वैल्यू देखिए रख दिए, तो इसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं आया, जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ हमारा a आ गया। अब इस चीज़ को तो आप समझ ही रहे हैं, इसको हमने सॉल्व किया। यह 2 से इसके हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये 2 इंटू दिस करेंगे तो एक 2 कट जाएगा, 25 π/2 बच जाएगा। अब इस 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका 2 कट जाएगा, और a √25 - a का स्क्वायर बच जाएगा। अब यहाँ माइनस है, तो पहले यह माइनस से मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो सिर्फ -25 sin इनवर्स a/5 बच जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी को हम लोग अरेंज करके लिख देते हैं, और ध्यान रखेंगे कि वेयर a = -4 प्लस माइनस √41 होता है। अब देखिए यहाँ हुआ क्या कि पिछले प्रॉब्लम में हमारा x का वैल्यू, y का वैल्यू जो 2 आया था, तो x का वैल्यू हम लोग निकाल लिए, 2√3 निकाल लिए, क्लियर है। लेकिन यहाँ x का वैल्यू इतना उठपटांग आ गया ना, अब इस वैल्यू को इसमें रखना है कि नहीं, तो और ज़्यादा यह बड़ा बड़ा दिखने लगता, और कुछ मान भी हमारा नहीं निकलता। इसीलिए हम क्या किए कि इसको जो है a मान लिए, और a रख कर इसका आंसर को दे दिए, और अंत में हम लोग ये लिख दिए कि a का जो वैल्यू है आपका -4 प्लस √41 है। भैया आप इसको यही समझिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। ये क्या कह रहा है, ड्रॉ ए रफ स्केच एंड फाइंड द एरिया ऑफ ए रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला। एक दिया गया है, और ये पैराबोला दिया गया है यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। अब यह पैराबोला जो आप देख रहे हैं, यह पैराबोला आपका राइट हैंडेड पैराबोला है, और यह जो पैराबोला है आपका अपवार्ड पैराबोला है। तो दोनों पैराबोला को हम लोग मिला दिए यहाँ पर, ये राइट हैंडेड पैराबोला और ये अपवार्ड पैराबोला। तो दोनों का इंटरसेक्शन जो है आपका ये रीजन हो गया, इस रीजन का एरिया निकालना है।
तो इसका एरिया निकालने में हम क्या देख रहे हैं कि ये जो पैराबोला आपका ऊपर पे है, जिसका इक्वेशन जो है y² = 4x है, इसके नीचे दूसरा पैराबोला जिसके नीचे का एरिया तो हम लोग निकाल ही सकते हैं, और यह जो ऊपर का पैराबोला है इसके नीचे का भी एरिया निकाल सकते हैं। तो इस पैराबोला के अंडर जो एरिया है उसमें हम लोग इस पैराबोला के जो अंडर में एरिया होगा उसको माइनस कर देंगे तो हमारा ये एरिया निकल जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले ये पता लगाना है कि आखिर यह दोनों पैराबोला कहाँ पे कट करती हैं। एक तो आपका ओरिजिन पे कट करती हैं, तो इसको हम लोग पता लगाने के लिए क्या करेंगे, दोनों को सॉल्व कर देंगे, दोनों को मिला के x का या y का वैल्यू निकाल लेंगे। तो जैसे देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों को सॉल्व करते हैं और इससे x का वैल्यू हमको मिल जाता है 4, तो y का भी वैल्यू हमको 4 मिल जाता है। कैसे भैया, जब x का वैल्यू यहाँ पर हम लोग रख देते हैं तो y का वैल्यू हमको 4 मिल जाता है। अब हमको पता चल गया 0 से लेकर 4 तक इसका लिमिटिंग वैल्यू ही है ना। तो इसलिए जब हम लोग लिखेंगे इसका एरिया निकालेंगे तो 0 से 4 तक इंटीग्रेट करेंगे, और इस पैराबोला में जैसे इसका y का जो वैल्यू हो गया आपका √4x हो गया, और इस पैराबोला का के अंडर जो एरिया है उसमें माइनस कर देंगे, इस पैराबोला के जो अंडर का एरिया है उसको माइनस कर देंगे। अब माइनस कर देते हैं तो ये सब तो सॉल्यूशन आप लोग जान ही रहे हैं भैया, है ना। ये सबको तो बड़ी इजीली समझ सकते हैं। हमें उम्मीद है कि अगर आप बनाते हैं, अगर नहीं बनता है तो इसको देखकर आप हेल्प ले सकते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 22। तो अब जो जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे लगभग बहुत इजी सा प्रॉब्लम मिलेगा आपको। जैसे देखिए फाइंड द इंटीग्रेशन द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। ये कर्व आपका दिया गया है जो पैराबोला का कर्व है, और एक लाइन y = 2a दिया गया है, और एक लाइन x = 0 दिया गया है। तो x = 0 जो होता है y एक्सिस का इक्वेशन होता है, और यह y = 2a जो होता है पैरेलल टू x एक्सिस होता है ना। लाइन इससे जो लाइन स्ट्रेट लाइन मिलता है वह पैरेलल टू x एक्सिस होता है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, तो अब इसका सॉल्यूशन देखिए, है ना। ये आपका लाइन है जो कि y = 2a है, और उसके बाद यह आपका एक पैराबोला है, और इसका आपको एरिया निकालना है। तो इसका एरिया जो है x = 0, तो x = 0 जो है हमारा y एक्सिस को ही डिनोट करता है। तो y एक्सिस और ये लाइन और ये पैराबोला जो है इसी एरिया को इंक्लूड कर रहा है, इसी एरिया को इंक्लूड कर रहा है। तो यह जो एरिया निकालना है आपको राइट साइड ऑफ y एक्सिस, तो राइट साइड ऑफ y एक्सिस के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, यह x dy लिख सकते हैं, और यह इंटीग्रेशन 0 से लेकर आपका कहाँ तक हो गया, 2a तक हो गया। जैसे आप इस हल्लू प्रॉब्लम को इंटीग्रेट करेंगे तो आपको जो है यह आपका आंसर मिल जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो 23 में जैसा कि फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व, ये कर्व दिया गया है और यह x एक्सिस है, ऑर्डिनेट जो है x = 1 x = पाई। तो यह हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस को लिया जिसमें ओरिजिन ये है आपका 0 से लेकर पाई के बीच। तो x = 0 जो है यह y एक्सिस का इक्वेशन हो गया। x = पाई जो है यह इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन मिल गया जो पैरेलल टू आपका y एक्सिस हो जाएगा। अब इसी के बीच ना यह ग्राफ है, तो यह ग्राफ के नीचे जो एरिया है हमारा, इसी एरिया को हम लोग को निकालना है। तो यह एरिया जो है 0 से लेकर पाई के बीच में है। तो इस तरह से हम लोग इक्वेशन लिख देते हैं। अब इसमें जो है x/पाई को हम इंटीग्रेट कर दिए, अलग कर दिए। अब यहाँ पर देखिए 2 को भी बाहर कर दिए, sin² x dx 0 से लेकर पाई तक लिख दिए। तो 0 से लेकर पाई तक एक प्रॉपर्टी आपको याद होगा कि अगर 0 से लेकर 2a है, fx dx को हम लोग 2 × इंटीग्रेशन 0 से लेकर a fx लिख सकते हैं यदि यह आपका f2a - x = fx के बराबर हो जाए। तो कुछ सिचुएशन यही है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल में, तो इसलिए हम यहाँ पर 2 बाहर कर सकते हैं।
और अगर विस्तार से आपको समझना है तो प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन के लिए स्पेशल वीडियोज बना हुआ है, उसको देखकर आप समझ सकते हैं। फिर इसका इंटीग्रेशन हमको करना है, इसको हम लोग 1 माइनस cos 2x/2 लिख सकते हैं, और इसका लिमिटिंग वैल्यू जो है 0 से लेकर π/2 तक, π/2 यहाँ रखेंगे, π/2 यहाँ रखेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 यहाँ रखेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 यहाँ रखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यानी कि सिर्फ π/2 रखने से ही वैल्यू मिलता है, बाद बाकी सब के लिए 0 हो जाता है। तो फाइनली हम इसमें देखते हैं कि हमारा आंसर जो है 3π/2 आता है। और इसमें देख लीजिएगा, आपको आपके सामने में ही है प्रोसेस। अगर क्वेश्चन नंबर 23 आप बना रहे हैं, अगर आपसे बन जाता है तो अच्छी बात है, नहीं बनता है तो आप इससे हेल्प ले सकते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 24, और आप ध्यान से देखिए, इसी चैप्टर के 35 नंबर क्वेश्चन को भी देखिए। तो दोनों क्वेश्चन जो है आपका सेम है ना। इसमें क्या है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = cos x। y = आपका cos x दिया गया है, और द x एक्सिस एंड ऑर्डिनेट्स x = 0 और x = 2π के बीच। तो अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस लेते हैं, यह आपका एक्सिस हो गया जिसमें यह आपका ओरिजिन दिया गया है। अब यहाँ से यहाँ तक जो है हम π/2 लिए, यहाँ से π और यहाँ 3π/2 और यहाँ आपका 2π हो गया। इसके बीच cos x का ग्राफ आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं। इसको क्लास 11 में भी पढ़े हैं। क्लास 11 में आपको विस्तार तरीके से सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बताया गया है। तो इसके ग्राफ को हम देख रहे हैं, यही इसका ग्राफ हो गया है। अब इस एरिया को हमको निकालना है। तो यहाँ क्या देखते हैं, 0 से लेकर π/2 के बीच यह अपवार्ड है। अब π/2 से लेकर 3π/2 तक जो है यह आपका डाउनवार्ड है। तो डाउनवार्ड है तो इसको हम लोग को क्या लेना है, निगेटिव लेना है। और यह इसके बाद का जो एरिया देख रहे हैं यह अपवार्ड है, तो इसको हम लोग को पॉजिटिव लेना है। तो इसलिए cos x का इंटीग्रेशन 3π/2 से लेकर 2π तक, 3π/2 से लेकर 2π तक जो है आपका पॉजिटिव हो जाता है। अब π/2 से लेकर 3π/2 देख सकते हैं, π/2 से लेकर 3π/2 तक यह आपका निगेटिव हो जाता है। अब फिर 0 से लेकर π/2 तक जो है यह आपका पॉजिटिव हो जाता है। तो यह आपको कहाँ से कहाँ तक हो गया, 0 से लेकर पूरा 2π तक इसका काम हो जाता है। इस तरह से प्रॉपर्टी भी है आपका इंटीग्रल का प्रॉपर्टी। अब cos x का sin x इंटीग्रेशन होता है, sin x इंटीग्रेशन होता है। इसका वैल्यू 0 से π/2 तक, π/2 से लेकर 3π/2 तक, यहाँ 3π/2 से लेकर 2π तक। अब इसमें ध्यान दीजिए, π/2 का जो वैल्यू 1 होता है, 0 का वैल्यू 0 होता है। 3π/2 का जो वैल्यू होता है साइन के लिए, यानी कि साइन 3π/2 का वैल्यू -1 होता है, और यहाँ पर साइन π/2 का वैल्यू 1 होता है, और इसका अपना ही -1 आएगा इसके बीच में। अब देखिए साइन 2π का वैल्यू 0 होता है, और साइन 3π/2 का वैल्यू -1 होता है। इसके बीच जो है बाय रूल निगेटिव आएगा, तो ये निगेटिव मिलके पॉजिटिव हो गया। ये दोनों निगेटिव है, यहाँ निगेटिव है तो यह भी पॉजिटिव हो गया। यहाँ ऑलरेडी 1 है ही, तो यह तीनों मिलके क्या हो गया, 4² यूनिट हो जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें लास्ट क्वेश्चन अब 25 नंबर। तो 25 में क्या कह रहा है कि कंपेयर द एरिया अंडर द कर्व। ये कर्व और ये कर्व दिया गया है, और इस दोनों का एरिया हमको कंपेयर करना है। क्या करना है भैया, कंपेयर करना है। किसके बीच, 0 से लेकर पाई के बीच कंपेयर करना है। तो सबसे पहले हम लोग y = cos² x को उठाते हैं, और इसको 0 से पाई के बीच इंटीग्रेट करते हैं। तो इसमें क्या है कि यह जो फंक्शन है आपका एक प्रॉपर्टी के आधार पर यहाँ पर 2 आ जाएगा, और यह पाई जो है π/2 हो जाएगा। अब देखिए यह प्रॉपर्टी आपका कौन सा है, इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। यह प्रॉपर्टी जैसा कि पिछले प्रॉब्लम में भी हमने डिस्कस किया, अगर इस तरह से आ जाए, इंटीग्रेशन आपका a से 2a तक रहे, 0 से लेकर 2a तक रहे, fx dx रहे, तो यहाँ fx जो है आपका cos² x है। अब इसमें क्या करते हैं कि पाई -x कर देते हैं। तो cos² पाई -x होने से आपका cos² x ही आ जाता है।
क्योंकि इसमें वैल्यू माइनस होता है लेकिन स्क्वायर के चलते यह प्लस में ही आ जाता है, वही आ जाता है, यही सिचुएशन आ जाता है। तो इसीलिए हम इसको 2 इंटू इतना लिख सकते हैं। और कॉस स्क्वायर को हम लोग कैसे लिखेंगे, 1 प्लस कॉस 2x/2। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए और π/2 से लेकर 0 तक का वैल्यू रख दीजिए तो आपको इसका एरिया मिल जाएगा π/2। सेम सिचुएशन साइन स्क्वायर x के साथ भी, और इसमें 2 बाहर ले लेते हैं तो इसका लिमिटिंग वैल्यू पहले 0 से π तक था तो अब 0 से π/2 तक हो गया। और साइन स्क्वायर x को हम लोग 1 माइनस कॉस 2x/2 लिख सकते हैं। और इसका इंटीग्रल आपका ये होता है ना। इस तरह का इंटीग्रल तो आप बना ही चुके हैं बहुत सारा। अब इसमें π/2 रख दिए एक बार, और यहाँ π/2 रखने से 0 होता है, और फाइनली हमको यह भी जो है π/2 ही मिलता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि दोनों का एरिया जो है सेम है, π/2 स्क्वायर यूनिट ईच, दोनों का जो एरिया है आपका सेम है। तो इसी के साथ इस वीडियो को विराम देते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।